Hello everyone, welcome to my channel Anti-Net Commerce Classes. Today I will discuss बिजनेस मैनेजमेंट का आज हम सेकंड पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है जी, इसमें हम पढ़ेंगे डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटीज़ का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है जब हमारा जो मैनेजर होता है उसके पास ओवरलोड हो जाता है वर्क का, तो वो अपने कुछ काम को अपने वो अपने सबॉर्डिनेट को दे देता है। इसको हम क्या कहते हैं, उसका जो वर्क है वो कम हो जाता है। तो जब वो उसको रेस्पॉन्सिबिलिटी देता है, वर्क देता है, तो उसके साथ उसको कुछ अथॉरिटीज़ भी देता है ताकि वो अपने काम को अच्छे से कर सके। ठीक है जी, कहता है कि उसको अथॉरिटी भी असाइन करता है ताकि वो अपने काम को अच्छे से ले सके, कम का काम कर सके, डिसीजंस ले सके रिलेटेड टू वर्क्स। तो इसको हम क्या बोलते हैं, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी बोलते हैं। मतलब कि जो हमारा जो सुपीरियर होता है अपने सबऑर्डिनेट को रेस्पॉन्सिबिलिटी देता है, काम देता है, तो उसके साथ उसे कुछ अथॉरिटी भी देता है, तो उसको हम डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी बोलते हैं। इसके कुछ एलिमेंट्स होते हैं। नंबर फर्स्ट, रेस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। चलिए इसका मतलब पढ़ते हैं कि रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है जब कोई हमारा सुपीरियर होता है किसी एम्प्लॉयज़ का, तो वो उसको कुछ काम देता है, ड्यूटी देता है कि आपने ये काम करना है, तो उसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होगा, अब सबऑर्डिनेट रेस्पॉन्सिबल होगा। तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, जिसके फीचर्स क्या है, रेस्पॉन्सिबिलिटी कैन असाइन टू सम अदर पर्सनस। ठीक है जी, द इस एसेंस टू रेस्पॉन्सिबिलिटी इज टू ड्यूटीफुल। ये ड्यूटीफुल होता है, इसको काम को आपने करना है। इट इज़ गेट ओरिएंटेड बिकॉज सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप होता है उसके बीच में, तभी आप रेस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हैं। अथॉरिटी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है पावर टू टेक द डिसीजंस लेने का पावर होता है ये। अगर हमने किसी वर्कर्स को अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया, तो हम उसके साथ हम उसे क्या देंगे, अथॉरिटी देंगे कि आप अपने काम को अच्छी तरह कर सकें ताकि आप अपने डिसीजंस ले सकें। कहते हैं कि अथॉरिटी कैन बी असाइन, ठीक है, असाइन कर सकते हैं, ठीक है जी, टू द अदर पर्सनस। उसके बाद पढ़ते हैं, इट इज़ रिलेटेड टू द पोस्ट। ये पोस्ट से रिलेटेड होती है। ठीक है जी, अगर हमारी पोस्ट चेंज हो गई तो अथॉरिटी इवन चेंज। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं थर्ड पॉइंट, इट मेक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डिसीजन पॉसिबल्स। डिसीजन अथॉरिटी इज़ ए की टू द मैनेजियल जॉब्स बिकॉज पोस्ट विदाउट एनी अथॉरिटी कैन नॉट बी मैनेजियल पोस्ट। अथॉरिटी इज़ ए की है मैनेजियल पोस्ट के लिए, अगर बिकॉज ए पोस्ट विदाउट अथॉरिटी कैन नॉट बी मैनेजियल पोस्ट। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं डिफरेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। इसका मतलब होता है, अथॉरिटी का मतलब होता है पावर टू टेक द डिसीजंस, एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है असाइनिंग द जॉब्स, किसी काम को देना। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो क्या होता है, अथॉरिटी में क्या होता है, अथॉरिटी मूव करती है टॉप टू बॉटम की तरफ। ठीक है, रेस्पॉन्सिबिलिटी मूव करती है बॉटम टू टॉप की तरह। ठीक है जी, अथॉरिटी होती है टॉप टू बॉटम और ये होती है बॉटम टू टॉप। डेलीगेशन, अथॉरिटी कैन भी डेलीगेट की जा सकती है। और रेस्पॉन्सिबिलिटी का क्या होता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी 4 कैन बी डेलीगेट बट रेस्पॉन्सिबिलिटी 2, जो रेस्पॉन्सिबिलिटी 4 होता है उसका मतलब होता है कैन बी डेलीगेट बट रेस्पॉन्सिबिलिटी 2 दिस इज ऑल्सो नोन एज अल्टीमेट रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी कैन नॉट बी डेलीगेट। ठीक है जी, रेस्पॉन्सिबिलिटी 4 का मतलब होता है कि आप उसको डेलीगेट कर सकते हो, बट रेस्पॉन्सिबिलिटी 2 का मतलब है कि आप उसको डेलीगेट नहीं कर सकते, अकाउंटेबिलिटी को आप डेलीगेट नहीं कर सकते। उसके बाद पढ़ते हैं ऑरिजिन। इस अथॉरिटी में क्या होता है, इट्स ऑरिजिन बिकॉज ऑफ फॉर्मल पोजीशन और इन ऑर्गेनाइजेशन, उसकी फॉर्मल पोजीशन है ऑर्गेनाइजेशन में, इसके कारण ये होती है। उसके बाद पढ़ते हैं, इट ऑरिजिनेट बिकॉज ऑफ सीनियर या सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप, सीनियर या सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप के कारण होता है ये। उसके बाद पढ़ते हैं एसेंस ऑफ द अथॉरिटी इज़ टू गेट डिसीजंस इम्प्लीमेंट। ठीक है जी, इसका मतलब होता है अथॉरिटी इज़ टू गेट डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए होती है। इसका ज़रूरत होता है रेस्पॉन्सिबिलिटी इज़ टू ओबे द ड्यूटीज़ को ओबे करने के लिए। उसके बाद हम पढ़ते हैं अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है, इट मीन होता है कि आंसरेबिलिटी, आपने उसको रेस्पॉन्सिबिलिटी दी और अथॉरिटी दी, अब वो आपके लिए अकाउंटेबल है। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है जवाबदेही। आपको एक काम दिया गया, आपको एक वर्क असाइन किया गया, क्या आपने ये काम किया या नहीं किया, क्यों नहीं किया, तो आप उसके लिए अकाउंटेबल हो। ठीक है जी, टू द सुपीरियर्स के लिए, जो जिसने आपको काम दिया था। इसके फीचर पढ़ते हैं। कहता है कि अकाउंटेबिलिटी कैन नॉट बी डेलीगेट टू अदर पर्सनस। हम अकाउंटेबिलिटी को डेलीगेट नहीं कर सकते।
फिर सेकेंड पॉइंट पढ़ते हैं, इट इज़ ओनली टुवार्ड द डेलीगेटर्स। उसके बाद पढ़ते हैं थर्ड पॉइंट, इट इज़ सीनियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप, इट ऑरिजिनेट बिकॉज डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटीज़। इस दोनों का डिफरेंस पढ़ते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी का और अकाउंटेबिलिटी का। कहते हैं कि मीनिंग, इसका मतलब होता है जॉब को देना, इसका मतलब होता है आंसर देना अपने सुपीरियर को, जो जिसने आपको काम दिया था उसको आंसर देना कि आपने वो काम किया या नहीं किया। उसके बाद है डेलीगेशंस, आप इस रेस्पॉन्सिबिलिटी को, जो 4 वाली है, रेस्पॉन्सिबिलिटी 4 को आप डेलीगेट कर सकते हो। रेस्पॉन्सिबिलिटी 2 जिसको हम क्या बोलते हैं, अकाउंटेबिलिटी करते हैं बोलते हैं, उसको आप डेलीगेट नहीं कर सकते। ओरिजिन, रिलेशनशिप बिटवीन सीनियर एंड सबॉर्डिनेट, इसमें सीनियर और सबॉर्डिनेट का रिलेशनशिप होता है, इसमें डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के कारण ये अकाउंटेबिलिटी आती है। चलिए आगे पढ़ते हैं, कैन बी अकाउंटेबिलिटी कैन बी डेलीगेट, अकाउंटेबिलिटी को हम डेलीगेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ठीक है जी, इसका मतलब है कि क्वेश्चन अराइज होता है कि अकाउंटेबिलिटी को क्या हम डेलीगेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ठीक है जी, इज़ ही नॉट अकाउंटेबल टू हिज बॉस फॉर द वर्क परफॉर्मेंस टू हिज सबॉर्डिनेट वंस ही डेलीगेट द अथॉरिटी इन द अदर वर्क के बॉस। इसका मतलब है कि हम अपनी अकाउंटेबिलिटी को डेलीगेट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमें अथॉरिटी दी गई और वो काम हमने नहीं किया तो उसको हम जवाबदेही हैं कि आपने वो काम क्यों नहीं किया। अकाउंटेबिलिटी को डेलीगेट नहीं कर सकते। प्रोसेस, फिर किसको कहते हैं कि प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी को हम कैसे डेलीगेट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल असाइनिंग द रेस्पॉन्सिबिलिटी, हम रेस्पॉन्सिबिलिटी देंगे, फिर हम अथॉरिटी देंगे, फिर फिक्सिंग करेंगे अकाउंटेबिलिटी। ठीक है जी, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या देते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं कि आपने ये काम करना है। हमने सबसे पहले उसको डेलीगेशन प्रोसेस में क्या किया, उसको रेस्पॉन्सिबिलिटी दी, काम दिया उसको। ठीक है जी, और कोई भी ऑफिसर जो है अगर वो कैपेबल नहीं है किसी काम को करने के लिए, तो वो क्या करता है, अपनी सारी एक्टिविटीज़ को, कुछ एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए डिवाइड कर देता है और अपने वर्कर्स को दे देता है, ताकि वो काम जो है अच्छे से हो जाए और टाइम पर हो जाए और उसको कुछ रेस्ट मिल जाए। ठीक है, जिसको हम रेस्पॉन्सिबिलिटी दे कहते हैं। ठीक है जी, ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। उसके बाद है ग्रांटिंग द अथॉरिटी, अगर उसने उसको रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई तो उसको अथॉरिटी भी देनी होगी। अथॉरिटी का मतलब होता है उसको क्या देना है, पावर देनी है, ताकि वो डिसीजंस ले सके। ठीक है जी, फॉर एग्जांपल जैसे कि एक चीफ मैनेजर था, उसने उसको डेलीगेट की रेस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी की परचेज डिपार्टमेंट को, ठीक है जी, टू द परचेज मैनेजर को, तो उसने क्या देना है, उसने उसको अथॉरिटी भी देनी है। ठीक है जी, ताकि वो अपना जो काम है वो अच्छे से कर सके। उसके बाद अकाउंटेबिलिटी को फिक्सिंग करना। लास्ट स्टेप इन दिस प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन इज़ टू होल्ड द सबॉर्डिनेट अकाउंटेबल फॉर द वर्क ऑफ परफॉर्मेंस। क्या इसका मतलब है कि हमारा जो वर्कर है उसको हम अकाउंटेबल, वो हमारे काम के लिए अकाउंटेबल है, मतलब हमने उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी दी। ठीक है, तो हम उस जवाबदेही है, उसको जवाब देना पड़ेगा कि उसने काम किया या नहीं किया, क्यों फुलफिल नहीं किया। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी का मेन मतलब होता है जस्टिफिकेशन डिमांड बाय द सुपीरियर फॉर द वर्क परफॉर्मेंस। उसके बाद हम पढ़ते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ द डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। इम्पोर्टेंस पढ़ते हैं इसका। फर्स्ट ऑफ ऑल इफेक्टिव मैनेजमेंट। ठीक है, एक मिनट। इफेक्टिव मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, कह रहे कि इफेक्टिव मैनेजमेंट का मीन होता है यूजफुल अकम्प्लाइजमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्टिव, अपने ऑब्जेक्ट को आसानी से पाना। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ द वर्क मैनेजर पर वर्कलोड को कम कर देती है। मैनेजर हु प्रैक्टिस डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी आर डेफिनेटली बेटर डिसीजन मेकर्स देन दोज हु डज नॉट डेलीगेट द अथॉरिटी। अब कहते हैं कि इफेक्टिव मैनेजमेंट का मतलब होता है अगर हम अपनी अथॉरिटीज़ को डेलीगेट कर देते हैं तो इसका मतलब है कि हमने अपने काम को, कुछ जो हमारे पास ओवरलोड हो रहा था, अपने सबऑर्डिनेट को दे दिया। ठीक है जी, तो हमारा जो काम है वो अच्छे से हो जाएगा। स्पेशलिस्ट जो हमारे वर्कर्स थे वो करेंगे, तो हमारा जो काम है वो अच्छी लेवल पर हो जाएगा। ठीक है जी, और हमारे पास जो ओवरलोड था वो भी रिड्यूस हो जाएगा, हमको रिलैक्स भी मिल जाएगा। ठीक है जी, बहुत सारे काम होते हैं जो कि मैनेजर को करने होते हैं, अगर उसके पास ओवरलोड वर्क है तो उस काम को इफेक्टिव नहीं कर पाएगा। इसीलिए इफेक्टिव मैनेजमेंट जो होते हैं, जो अच्छे मैनेजर्स होते हैं, वो अपने काम को डिवाइड कर देते हैं और अपने सबऑर्डिनेट को मौका देते हैं ताकि वो अपना काम आसानी से कर सकें। उसके बाद पढ़ते हैं हम डेवलपमेंट। एम्प्लॉय का डेवलपमेंट होता है, अगर हम उसको अथॉरिटीज़ देते हैं, प्रोवाइड करते हैं कि आपने डिसीजंस लेना है, तो उनका डेवलपमेंट होता है। वो सिचुएशन को हैंडल करना सीख जाते हैं। ठीक है जी, उनको मोटिवेशन मिलती है, गाइड मिलती है और अपने काम को वो अच्छे से करते हैं। उनका नॉलेज एक्सपीरियंस इंक्रीज़ होता है और इससे फ्यूचर में क्या होता है, हमारा जो फर्म है उनको हम एक्स्ट्रा रेस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हैं, वो मोर एबल हो जाते हैं काम को करने के लिए। एम्प्लॉयज़ का
डेवलपमेंट होता है। उसके बाद पढ़ते हैं मोटिवेशन ऑफ द एम्प्लॉय मोटिवेट होते हैं, जैसे जैसे उनको ज़्यादा काम दिया जाता है तो वो ज़्यादा मोटिवेट होते हैं, ठीक है जी। और वो जानबूझकर ज़्यादा काम की डिमांड करते हैं, डिसीजंस लेते हैं, और क्या होता है वो उनमें टैलेंट इंक्रीज़ होता है, उनकी स्किल इंक्रीज़ होती है, इसके कारण वो क्या होते हैं, मोटिवेट होते हैं। उसके बाद पढ़ते हैं फैसिलिटेशन ऑफ द ग्रोथ को इंक्रीज़ करने में भी डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी जो है हेल्प करती है। कहते हैं कि जो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है वो डेवलप केवल हेल्प करने में यही हेल्प नहीं करती कि 1% का जो इंक्रीज़ होए, ये फुली मतलब टोटली हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है सारे का सारे ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ को भी डेवलप करने में हेल्प करती है, ठीक है जी। ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी रिसोर्स हैं उनका फुली यूटिलाइज़ करने में और हमारे काम को अच्छी तरह डिवाइड करने में भी हेल्प करती है, ताकि हमारा जो मैनेजर है और उसको सबॉर्डिनेट है वो मोटिवेट फील कर सकें और हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एफिशिएंसी, मोटिवेशन एंड सेटिस्फेक्शन को हम मैक्सिमम कर सकें, ठीक है जी। और जो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे एम्प्लॉय हैं वो एबल हो जाएँ, ठीक है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजंस लेने के लिए, ठीक है जी, जिससे कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक्सपेंशन करे, मॉडर्नाइजेशन बेस पर आ जाए, ठीक है जी। ये हमारे होल जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसकी ग्रोथ को इंक्रीज़ करने में हेल्प करती है। उसके बाद पढ़ते हैं बेस ऑफ द मैनेजमेंट हायरार्की, ठीक है जी। इसमें मैनेजमेंट हायरार्की का मतलब होता है जिसमें बिजनेस जो है रन करता है, ठीक है जी। हायरार्की का मतलब होता है हमारा जो सुपीरियर कौन है और सबऑर्डिनेट कौन है, ठीक है जी। इन दोनों के बीच में क्या होता है, कॉन्टैक्ट होता है, जैसे कि वो अपनी अपॉर्चुनिटी और थ्रेट को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। हायरार्की को एक्चुअलाइज करना एक प्रोसेस है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का। इसमें क्या होता है, अथॉरिटी जो है टॉप लेवल से बॉटम लेवल तक फ्लो करती है, जिससे हमारा सीनियर कौन है और सबऑर्डिनेट के बीच में क्या हो जाता है, लिंक हो जाता है। तो ये हायरार्की डिसाइड करने में भी हेल्प करती है। उसके बाद पढ़ते हैं बेटर कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है उनके बीच में अच्छे से रिलेशनशिप होना, ठीक है। हमने क्या किया, जो हमारा डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी प्रोसेस है उसमें हमने एक रिलेशन डिसाइड किया, जिसमें हमने रेस्पॉन्सिबिलिटी दी, अथॉरिटी दी, अकाउंटेबिलिटी, ठीक है जी। एम्प्लॉय गेट द क्लियरिफिकेशन विद द रिगार्ड और देयर पावर, उनको अपनी पावर, ड्यूटी, अकाउंटेबिलिटी के बारे में अच्छे से नॉलेज होती है कि आपने ये रेस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, आपकी अथॉरिटी है, तो आप इसके लिए अकाउंटेबल हैं। तो इसीलिए क्या होता है, इसमें बेटर कोऑर्डिनेशन हो जाता है, ठीक है जी। क्लियर पिक्चर को डिफाइन किया जाता है एम्प्लॉयज़ के सामने, जिससे वो ऑटोमेटिकली ये कोऑर्डिनेशन हो जाता है उसमें, ठीक है जी। ओवरलैपिंग वर्क का नहीं होता, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं लीड टू कुक एंड बेटर डिसीजंस, अच्छे और बेटर डिसीजंस लिए जा सकते हैं, ठीक है जी। डिसीजंस होते हैं बाय द डेलीगेशंस के द्वारा आर नॉट ओनली टॉप हायरार्की बट ऑल द लेवल ऑफ मैनेजमेंट, इट लीड टू कुक डिसीजंस। ये किसको लीड करता है, कुक डिसीजंस को, बेटर डिसीजंस को। सबऑर्डिनेट के पास क्या होता है, फुली नो द प्रॉब्लम ऑफ देयर फील्ड, सबऑर्डिनेट को पता होती है कि उसके फील्ड से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम है, इसीलिए वो उसके पास नॉलेज होती है कि वो किस तरह इनको ठीक कर सकता है, और इसीलिए वो सबऑर्डिनेट गुड डिसीजंस लेते हैं। तो उसके कारण क्या है, लीड होता है कुक एंड बेटर डिसीजंस। उसके बाद बढ़ते हैं कॉन्टीन्यूटी इन द ऑर्गेनाइजेशन, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड सबऑर्डिनेट कंटिन्यू गेटिंग द इंफॉर्मेशन अबाउट द एक्टिविटी ऑफ द सुपीरियर्स इफ सम सुपीरियर्स लिव द कंसर्न। अब कहता है कि अगर कुछ जो सुपीरियर्स होते हैं वो बिजनेस फर्म को छोड़कर चले जाते हैं तो इससे काम पर कोई भी इफेक्ट नहीं आता है। जो हमारे सबऑर्डिनेट भाई होते हैं वो क्या इजीली इसको हैंडल कर लेते हैं। तो कंटिन्यूटी में होता है, हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है जी। उसके बाद बढ़ते हैं ऑब्स्टेकल्स इन द डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम द डेलीगेशन ऑफ डेलीगेटर्स ऑफ सुपीरियर्स, डेलीगेटर्स फ्रॉम द डेलीगेटर्स के बेस पर, या फिर सुपीरियर्स फ्रॉम द डेलीगेंट या फिर सबऑर्डिनेट। क्या क्या रुकावटें आती हैं, क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ आती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ते हैं डिफ़िकल्टीज़ फ्रॉम द डेलीगेटर्स या सुपीरियर्स के बेस पर। कहते हैं कि अनफैमिलियरिटी विद द आर्ट ऑफ द डेलीगेशंस। अगर हमारा जो पहला जो ऑब्स्टेकल है वो ये होता है कि सुपीरियर जो है अनफैमिलियर है द आर्ट ऑफ डेलीगेशंस में, मतलब कि उसको ज़्यादा नॉलेज नहीं है कि वो अपने काम को किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करे, किस तरह डेलीगेट करे, ठीक है जी। तो ये भी एक, ठीक है, डिफ़िकल्टीज़ है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी से रिलेटेड, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं डिज़ायर टू द एडमिनिस्ट्रेटिव। कुछ ऐसे सुपीरियर्स होते हैं जिनको हेजिटेशन होती है, ठीक है जी, डेलीगेट करने में अथॉरिटीज़ की, क्योंकि उनको लगता है कि उसका जो काम है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। वो इसीलिए वो अपना मतलब खुद का एडमिनिस्ट्रेशन जमाने के लिए, अपनी दौहस जमाने के लिए क्या करते हैं, खुद ही बने रहते हैं, अपने काम को
डेलीगेट नहीं करते हैं, ठीक है जी, डिस्करेज करते हैं सबॉर्डिनेट को, एज ए रिजल्ट ऑफ देयर एफिशिएंसी गेट रिड्यूस, तो उनकी जो एफिशिएंसी है वो रिड्यूस हो जाती है क्योंकि वो उनको काम ही नहीं देते सबॉर्डिनेट को। उसके बाद बढ़ते हैं लैक ऑफ फेथ इन सबॉर्डिनेट, सबॉर्डिनेट्स में ज़्यादा फेथ नहीं होता, उनको लगता है कि सबॉर्डिनेट जो होते हैं कम पढ़े लिखे होते हैं, उनको ज़्यादा नॉलेज नहीं होती, वो अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे, सारे डिसीजंस को अच्छे से नहीं ले पाएंगे, इसीलिए वो अपने डिसीजंस को जो अथॉरिटीज़ होती हैं उनको डेलीगेट नहीं करते हैं। उसके बाद है साइकोलॉजिकल बैरियर्स। साइकोलॉजिकल बैरियर्स का मतलब होता है सुपीरियर्स का स्टार्टिंग से ये थिंकिंग होता है कि वो जितने भी सारे डिसीजंस होते हैं वो खुद अच्छे से ले सकते हैं, ठीक है जी। दे फील दैट नोबडी लेस कैन टेक बेटर दैन डिसीजंस, कहते हैं कि वो सोचते हैं कि कोई भी उनके बराबर वाला डिसीजन नहीं ले सकता, वो ज़्यादा अच्छा सा डिसीजन लेते हैं, तो उनके साइकोलॉजिकल बैरियर होता है। उसके बाद फियर अबाउट द पोजीशंस, पोजीशन से रिलेटेड उनके मन में फियर आ जाता है, ये वो अपनी पोजीशन को नहीं खोना चाहते, ठीक है। उसके बाद डिज़ायर टू मेक द आइडेंटिफिकेशन, उनको ज़्यादा हाईलाइट रहने की आदत होती है, उनको ज़्यादा कि वो उन्होंने सारा कुछ किया, सब कुछ क्रेडिट लेना चाहते हैं वो लोग, तो इसीलिए वो क्या होता है, वो अपना आइडेंटिफिकेशन खोना नहीं चाहते, ठीक है जी। तो जिस तरह इसके डिफ़िकल्टीज़ थी रिलेटेड टू सुपीरियर। उसके बाद हम पढ़ते हैं डेलीगेटिंग सबॉर्डिनेट के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं कि क्या क्या डिफ़िकल्टी आती हैं। कहते हैं कि उनके पास कॉन्फिडेंस नहीं होता, ठीक है, उनके पास कॉन्फिडेंस नहीं होता कि सिचुएशन को हैंडल कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए वो जो अथॉरिटी लेने में कतराते हैं। उसके बाद है फियर ऑफ क्रिटिसाइज, इसमें एवरीबडी वांट टू हैव द क्लियर इमेज, दिस मेक द सबॉर्डिनेट फील दैट इफ दे डोंट टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी देयर विल नो ऑकेजन्स ऑफ कमिटिंग मिस्टेक्स, नो पॉसिबिलिटी ऑफ द क्रिटिसाइजम। कहते हैं कि वो क्रिटिसिज्म होने में कतराते हैं, उनको फियर होता है, डर होता है कि कहीं उनको क्रिटिसाइज़ ना किया जाए, ठीक है। लैक ऑफ द इंसेंटिव्स, कहते हैं कि सबॉर्डिनेट को क्या होता है, हम रेस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं विदाउट एनी एडिशनल इंसेंटिव्स, कोई एडिशनल इंसेंटिव तो मिलता नहीं है, एक्स्ट्रा काम उसको मिल गया तो वो नहीं लेना चाहते, ठीक है। उसके बाद लैक ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस सबॉर्डिनेट, सबॉर्डिनेट को नॉलेज या एक्सपीरियंस थोड़ा कम होता है, इसीलिए वो नहीं लेना चाहते। फिर उसके बाद है नो कोऑपरेटिव बाय एबल सबॉर्डिनेट, कहते हैं कि सम सबॉर्डिनेट कैन नॉट बी डेलीगेट अथॉरिटीज बिकॉज देयर इनकैपेबिलिटी but sometimes difficulty in experience in delegating authority in spite of their possessing the desired ability. The main reason is their shrinking the natures because of their legalistic nature, they are not prepared for respect and responsibilities, ठीक है, वो लेना ही नहीं चाहते क्योंकि उन्हें लगता है कि हम इनकैपेबल हैं, ठीक है। उसके बाद है डिपेंडेंसी ऑन एग्जीक्यूटिव्स पर वो ज़्यादा डिपेंड करते हैं, इसीलिए वो खुद इंडिपेंडेंटली कोई डिसीजन नहीं लेना चाहते हैं। उसके बाद पढ़ते हैं सजेशंस टू ओवरकम डिफ़िकल्टीज़ एंड डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटीज़, हम किस तरह जो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटीज़ हैं उनको डिफ़िकल्टीज़ को कम कैसे कर सकते हैं, या फिर एसेंशियल रिक्वायरमेंट क्या है टू मेक द डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इफेक्टिव, कि हम अपनी जो अथॉरिटीज़ हैं उनको इफेक्टिवली डेलीगेट कर सकें, क्या क्या हमें ज़रूरत होती है, किस किस की ज़रूरत होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल है नॉलेज ऑफ द आर्ट ऑफ डेलीगेशंस, हमें नॉलेज होनी चाहिए कि किस तरह हम अपनी अथॉरिटीज़ को डेलीगेट कर सकते हैं। जो सारे के सारे सुपीरियर्स होते हैं शुड गिव ट्रेनिंग, उनको ट्रेनिंग दिया जाना चाहिए कि इन आर्ट ऑफ द डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, कि वो अपने किस तरह के कला क्या है उनके पास, ऐसी कला प्रोवाइड की जानी चाहिए जिससे कि वो अपनी अथॉरिटी को अच्छे से डेलीगेट कर सकें, ठीक है। उसके बाद पढ़ते हैं सेकंड पॉइंट, कह रहे हैं कि सिलेक्शन ऑफ द competent सबॉर्डिनेट, कहते हैं कि लैक ऑफ द कॉन्फिडेंस अमंग द सबॉर्डिनेट इज़ ड्यू टू देयर इनकम्पिटेंस, कहते हैं कि जो हमारे एम्प्लॉय होते हैं उनमें क्या होता है, कॉन्फिडेंस की कमी होती है, इसके कारण वो क्या करते हैं, अथॉरिटी नहीं लेना चाहते, तो ओनली दो सबॉर्डिनेट शुड बी सिलेक्ट हु हैव कॉम्पिटेंट एंड द डेलीगेशन अथॉरिटी शुड टेक इनटू कंसिडरेशंस विद देयर कॉम्पिटेंस, उन, ठीक है। तो हमने क्या करना है, उन एम्प्लॉयज़ को सिलेक्ट करना है जिनके पास क्या है, कॉन्फिडेंस है कि वो लेना चाहते हैं, कि कॉम्पिटेंस है। उसके बाद लेस क्या है, इंटरफेरेंस इन रूटीन वर्क्स, इट इज़ ट्रू, ये ट्रू है कि दैट की फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कंट्रोल इट इज़ असेंशियल ऑफ टू सुपरवाइज द वर्क ऑफ द सबॉर्डिनेट बट इज़ नॉट गुड इंटरफेरेंस विद एवरी वर्क्स एंड डिसीजंस ऑफ देयर्स, द सुपीरियर्स शुड टेक एंड कॉन्फिडेंस लेवल सबॉर्डिनेट, यही कहता है कि लेस इंटरफेरेंस होना चाहिए रूटीन वर्क में, रूटीन वर्क में ज़्यादा इंटरफेयर नहीं होना चाहिए, यही बोलता है कि उसका फ्रीडम पर कोई भी इफेक्ट नहीं आना चाहिए। उसके बाद पढ़ते हैं
कुछ इस तरह ही हैं, आप इसको पढ़ना चाहें तो पढ़ भी सकते हैं कि जो हमने किस तरह हम उसको एक्सेप्ट करा सकते हैं कि आप अपनी जो अथॉरिटी है उसको लें। ठीक है, कैपेसिटी टू बियरिंग द रिस्क, ठीक है, उनके इस कैपेसिटी जगाएँ। ठीक है, उसके बाद है डिफाइनिंग द अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी क्लियरली, उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी डिफाइन करें, उन्हें इंसेंटिव दें, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, उनसे बातचीत करें। ठीक है, ट्रेनिंग दें सबॉर्डिनेट्स को। उसके बाद है रेज इंस्टेंट ऑफ क्रिटिसिज्म, ठीक है, उसको क्रिटिसिज्म होने से ऐसा उनके मन में डर होता है कि वो क्रिटिसाइज़ किए जाएंगे, उनके अंदर से ये डर निकालें। उसके बाद है लेस इंडिपेंडेंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव्स, ये एग्जीक्यूटिव पर ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं, उनको कम डिपेंडेंट करें। कि ये सब कुछ इनकी की पॉइंट्स थे। ठीक है, उसके बाद पढ़ते हैं जस्ट एज अथॉरिटी इज़ द की टू मैनेजर्स, अथॉरिटी क्या होती है, की होती है मैनेजर्स के लिए जॉब्स, एंड डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इज़ द की टू द ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, जस्ट एज अथॉरिटी इज़ द की टू द मैनेजर्स जॉब्स एंड डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इज़ द की ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। चलिए, किसने दिया था, कॉन्डर्स एंड ऑर्डोनल ने दिया था। इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अथॉरिटी इज़ द की टू द मैनेजर्स जॉब्स, अथॉरिटी प्रेफर टू द पावर ऑफ ए मैनेजर विद हेल्प। इसका मतलब होता है अथॉरिटी इज़ अ की टू द मैनेजर्स, मैनेजर्स के कोई भी जो मैनेजर्स होता है उसको पावरफुल लगने के लिए उसके पास पावर होना चाहिए, अथॉरिटी होना चाहिए, ताकि वो अपने जो अदर एम्प्लॉयज़ हैं उनको इन्फ्लुएंस कर सके, उनसे काम निकलवा सके, उनको ऑर्डर दे सके। इसीलिए कहते हैं कि जो अथॉरिटी होता है वो की होता है मैनेजर के लिए, ताकि वो दूसरे लोगों को अपना डिसीजंस जो उसने लिए उसको इम्प्लीमेंट करा सके। ठीक है जी। उसके बाद पढ़ते हैं कि जो हमारा डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होता है वो की होता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो इसलिए की होता है क्योंकि एक अकेला बंदा जो है कंपनी में काम को नहीं कर सकता। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हम एक ही बंदे पे काम कराएंगे तो उस पर ओवरलोड हो जाएगा तो काम को अच्छे से नहीं कर पाएगा। इसीलिए हमने क्या करना होता है, अथॉरिटीज़ का डेलीगेशन करना होता है, ताकि हमारा जो काम है वो स्पेशल वे में हो और अच्छे से हो, एक्सपर्ट के वे से हो। ठीक है, इसीलिए हमें डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी करना होता है, ताकि हम अपने जो वर्कर्स होते हैं उनको रेस्पॉन्सिबिलिटी दें, अथॉरिटी दें, ताकि वो अकाउंटेबल हों और हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अच्छे से अपने सक्सेस की तरफ कदम बढ़ाए। ठीक है जी। उसमें स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमें डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी को करना ज़रूरी होता है। ठीक है जी। उसके बाद हम पढ़ते हैं डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन होता क्या है। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि जो हमारा मैनेजर होता है या फिर डायरेक्टर होता है या फिर बॉस होता है, वो सारे के सारे डिसीजंस जो होता है, पावर होती है, वो अपने पास ही रखता है। और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है वो अपने जो ड्यूटीज़ होती हैं, अपना जो अथॉरिटीज़ होती हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। अब हम पढ़ते हैं डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में क्या डिफरेंस होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हम पढ़ते हैं ट्रांसफ़र ऑफ अकाउंटेबिलिटी। डेलीगेशन में होता क्या है, अंडर द डेलीगेशन अल्टीमेटम रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी लाई ऑन द डेलीगेटर्स, जो डेलीगेटर पर लाई करती हैं, जितनी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अकाउंटेबिलिटी होती है, मीनिंग देयर बाई दैट देयर कैन नॉट बी एनी ट्रांसफ़र, कोई भी ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता अकाउंटेबिलिटी का डेलीगेशन में। और डिसेंट्रलाइजेशन में होता क्या है, अंडर द डिसेंट्रलाइजेशन देयर आर द ट्रांसफ़र ऑफ अकाउंटेबिलिटी अलॉन्ग विद द अथॉरिटी के साथ हम अकाउंटेबिलिटी को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसके बाद पढ़ते हैं हम सेकंड पॉइंट, कंट्रोल। कहते हैं कि जो डेलीगेटर होता है कंटिन्यू हैविंग द कंट्रोल, उसको क्या होता है, कंट्रोल होता है ओवर द सबॉर्डिनेट के लिए इवन आफ्टर द डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेटर का अपने सबॉर्डिनेट पर पूरी तरह कंट्रोल होता है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के बाद भी। इसमें क्या होता है, कहता है कि इसमें होता है कि जो पर्सन होते हैं जिनको अथॉरिटी दी गई थी लूज़ द पावर टू कंट्रोल हिज सबॉर्डिनेट, ऐसे जो सुपीरियर्स जिन्होंने अथॉरिटी दे दी वो पावर को खो देते हैं, उनके पास पावर नहीं होती कि वो अपने सबॉर्डिनेट पर कंट्रोल कर सकें। उसके बाद पढ़ते हैं कंपल्सन। कहता है कि इसमें क्या होता है, डेलीगेशन इज एसेंशियल होता है इन ऑल द लेवल ऑफ एंटरप्राइज बिकॉज द मैनेजर हैज़ टू डेलीगेट हिज अथॉरिटी टू हिज सबॉर्डिनेट टू गेट द वर्क आउट दैम, इट मीन दैट विदाउट इट वर्क इज़ इम्पॉसिबल। कहता है कि इसमें डेलीगेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, डेलीगेशन करना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ज़रूरी होता है, क्योंकि विदाउट डेलीगेशन के कोई भी जो फर्म है, कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सक्सेस नहीं पा सकती, क्योंकि एक अकेला बंदा कोई काम नहीं कर सकता। अगर वो डेलीगेशन करेगा काम का तो सारा काम जो है अच्छी तरीके से हो जाएगा, कि इसका कंपलसरी होता है। और उसके बाद पढ़ते हैं डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है। इसमें पढ़ते हैं, कहते हैं कि इट इज़ नॉट नेसेसरी
ये नेसेसरी नहीं है टू हैव इट बिकॉज इट इज़ नॉट असेंशियल दैट द सुपीरियर शुड डिवाइड हिज अथॉरिटी इन द कम्प्रीहेंसिव वे इन द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। ये कंपलसरी नहीं होता कि ये अपना जो काम है वो डिस्ट्रीब्यूट करे, ठीक है जी, और उसका डेलीगेशंस करे या फिर डिस्ट्रीब्यूट करे अपने काम को। उसके बाद पढ़ते हैं 4th पॉइंट, इसमें होता है परमानेंसी इन ट्रांसफ़र ऑफ द अथॉरिटी। परमानेंसी पढ़ते हैं कि परमानेंटली क्या वो अपनी अथॉरिटीज़ को ट्रांसफ़र कर देता है। इसमें पढ़ते हैं, कहता है कि अंडर द डेलीगेशन द ट्रांसफ़र ऑफ अथॉरिटीज़ टेम्परेरी बेस पर ही वो अपनी अथॉरिटीज़ को डेलीगेट करता है। इसमें क्या पढ़ते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन में इसमें वो परमानेंटली दे देता है, ठीक है। स्कोप स्कोप पढ़ते हैं 7 पॉइंट, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में शो करता है लिमिटेड ट्रांसफ़र ऑफ अथॉरिटीज़, लिमिटेड ही अपनी जो अथॉरिटीज़ को देता है सिंस इट्स स्कोप इज़ लिमिटेड, ठीक है। इसमें पढ़ते हैं इट्स सो दैट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द अथॉरिटी इस स्कोप इज़ वाइड, ठीक है जी, वाइड ही डिस्ट्रीब्यूट करता है अपनी अथॉरिटीज़ को डिसेंट्रलाइजेशन में, और इसीलिए क्या होता है, इसका स्कोप भी वाइड होता है। उसके बाद पढ़ते हैं रिलेशंस बिटवीन डेलीगेटर एंड डेलीगेंट। कहता है कि जो डेलीगेशन में क्या होता है कि डेलीगेंट इन द नियरेस्ट होता है सबॉर्डिनेट के टू, कह रहे हैं कि डेलीगेंट इज़ द नियरेस्ट सबॉर्डिनेट ऑफ द डेलीगेटर्स। इट इज़ देयरफॉर रिलेशन बिटवीन 2 पर्सन्स, ये 2 पर्सन्स के बीच में होता है, जो उसका नियरेस्ट डेलीगेटर होता है डेलीगेंट का, उससे रिलेटेड होता है ये। इसमें क्या होता है, इसमें मैनी डिपार्टमेंट होते हैं, गेट अथॉरिटीज़ सेमिटेसली, वो एक साथ क्या पाते हैं, अथॉरिटीज़ पाते हैं। डेलीगेटर इज़ द जनरल मैनेजर, जो डेलीगेटर होता है वो जनरल मैनेजर होता है, और जो डिपार्टमेंट मैनेजर्स होते हैं वो क्या होते हैं, डेलीगेट होते हैं। कह रहे कि इट इज़ द रिलेशन अमॉन्ग द टॉप मैनेजमेंट एंड वेरियस डिपार्टमेंट के बीच में क्या होता है, रिलेशंस होता है, ठीक है जी। उसके बाद हम पढ़ते हैं डेलीब्रेट पॉलिसी। कहता है कि डेलीगेशन इज़ अडॉप्ट किया जाता है बाय द मैनेजर्स के द्वारा फॉर द वर्क डेली रूटीन के लिए। इट इज़ नॉट नेसेसरी टू फॉर्मुलेट एनी पॉलिसी एट द टॉप IDC, टॉप IDC के लेवल पर ज़रूरी नहीं है कि आपको, नेसेसरी नहीं है कि फॉर्मुलेट करें कोई पॉलिसी। इसमें क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन में डेलीब्रेटली अफोर्ड किए जाते हैं। इट रिक्वायर फॉर्मुलेट पॉलिसी बनाई जाती है एट द टॉप IDC पर। उसके बाद है डिपेंडेंस। इस डिसेंट्रलाइजेशन इज़ नॉट असेंशियल फॉर डेलीगेशंस, डिसेंट्रलाइजेशन जो है ज़रूरी नहीं है डेलीगेशन के लिए, बट डेलीगेशन असेंशियल होता है डिसेंट्रलाइजेशन के लिए। उसके बाद पढ़ते हैं क्रिएट ऑफ द प्रॉफिट पढ़ते हैं क्रिएशन ऑफ द प्रॉफिट सेंटर। इसमें क्या है, सबॉर्डिनेट डज नॉट बिकम ए सेपरेट प्रॉफिट सेंटर बिकॉज डेलीगेशंस। कहते हैं कि सबॉर्डिनेट जो है डज नॉट बिकम ए सेपरेट प्रॉफिट सेंटर नहीं बन सकते बिकॉज ऑफ डेलीगेशन के द्वारा। इट मीन देयर इज़ नो क्रिएशन ऑफ प्रॉफिट सेंटर अंडर इट, ठीक है जी। इसमें क्या है, डेलीगेशन क्रिएट मैनी सेपरेट यूनिट्स, डिसेंट्रलाइजेशन जो होता है क्रिएट करता है मैनी सेपरेट यूनिट्स, ठीक है जी, विच कैन बी कॉल्ड द सेपरेट प्रॉफिट सेंटर्स सिंस ऑल द यूनिट्स कैन हैव सेपरेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स। हर एक यूनिट्स का क्या होता है, अपना प्रॉफिट एंड लॉस होता है, बट इसमें नहीं होता है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉच द वीडियो, थैंक यू सो मच अगेन एंड अगेन। मैं आपको बहुत सारे टॉपिक्स को कराने वाली हूँ, प्लीज़ कंटिन्यू मेरा सीरीज़ देखें। आई प्रोवाइड यू एवरीथिंग रिलेटेड टू UGC NET। थैंक यू सो मच फॉर वॉच द वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, थैंक यू।